नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की जो वारदात है वो साल 2007 की है, लेकिन इस वारदात को सुनने के बाद और जो मैंने रिसर्च करी उसको पढ़ने लिखने या पता करने के बाद ऐसा लगता है कि इंसान शायद वाकई में ज़िंदगी में कभी सेटिस्फाई हो नहीं सकता। ये भी कुछ ऐसी एक वारदात है जो साल 2007 में सामने आई। 31 जुलाई 2007 को दिल्ली का कालकाजी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे एक महिला जिसका नाम था नीति अग्रवाल, वो पहुँचती है और बताती है कि उनके पति जिनका नाम आदित्य अग्रवाल है, और बेसिकली ये जो आदित्य अग्रवाल हैं ये पीलीभीत के रहने वाले हैं और शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं। वो बताते हैं कि उसके पति आदित्य अग्रवाल, जिनकी आखिरी बार बात उनसे कालकाजी इलाके में हुई थी, गायब हैं और उन्हें गुड़गांव आना था। ये जो महिला थी नीति अग्रवाल, ये गुड़गांव के ही सिल्वर ओक अपार्टमेंट है गुड़गांव में, डीएलएफ में, वहाँ पे रहा करती थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, थोड़ी बहुत छानबीन करी और नीति अग्रवाल जो थी उससे भी पूछताछ करी। नीति अग्रवाल ने बताया कि वो जो है वो पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करती है, और ये रॉयल फैमिली का जो बेटा है उनका नाम आदित्य अग्रवाल है, जो नीति अग्रवाल के पति हैं और जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने लिखवाई है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, एक शुगर मिल्क के मालिक की किडनैपिंग और एक तरीके से कहा जाए कि मिसिंग की कंप्लेंट थी, तो पुलिस ने बड़ी संजीदगी से मामले की तफ्तीश करनी शुरू करी। और ये जो मामला था ये उस समय जो 2007 में कालकाजी का जो पुलिस स्टेशन था दिल्ली का, वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता था, और साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस पूरी दिल्ली में सबसे तेज़ तर्रार समझी जाती थी। बड़े अच्छे ऑफिसर्स से साउथ दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट की टीम थी उसके अंदर। तो मामला साउथ डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया और मामले की तफ्तीश की गई। पूछा गया कि आखिरी बार क्या बात हुई थी, तो उसने बताया कि मेरे पति से मेरी आखिरी बार 28 जुलाई को बात हुई थी। 29 जुलाई को, पहले एक बार 28 जुलाई को हुई थी। 28 जुलाई को वो पीलीभीत में ही थे और मैंने उनको फ़ोन किया था कि वो गुड़गांव आए, क्योंकि जो नीति अग्रवाल थी वो गुड़गांव में रह रही थी, लेकिन वो उत्तराखंड का जो रुद्रपुर है वहाँ पे शिफ्ट होना चाहती थी। तो उसने बताया कि मैंने अपने पति को बोला था कि मुझे रुद्रपुर शिफ्ट होना है और मुझे इसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज़ आइए और उसके बाद हम लोग आगे का प्लान करेंगे। फिर उसने बताया कि 29 जुलाई को उसने ये बताया कि मेरे पति का फ़ोन कालकाजी इलाके से आया था और उन्होंने बोला था कि मैं रास्ते में मैं पहुंच रहा हूँ सिल्वर ओक अपार्टमेंट गुड़गांव। पुलिस ने माना कि नीति अग्रवाल जो है वो सही बोल रही होंगी, और क्योंकि सीडीआर जो निकाली थी पुलिस ने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उसमें भी यही आ रहा था कि आखिरी बार जो था पत्नी से ही बात हुई थी, और पत्नी से बात करने के बाद ये मोबाइल जो था स्विच ऑफ हो गया था। सीडीआर में और भी कई सारे नंबर थे। एक नंबर जो था वो एक टैक्सी स्टैंड वाले का था, जो टूर एंड टैक्सी ट्रेवल्स वाले होते हैं उनका था। उस नंबर पे भी फ़ोन किया गया था, तो पुलिस ने उस जो टूर एंड ट्रेवल वाला था उसको ही फ़ोन किया और पूछा कि तुम्हारे यहाँ से कोई टैक्सी ली गई थी क्या 31 जुलाई से पहले। तो ये जो था टैक्सी वाला, इसने बताया कि हाँ 29 जुलाई को मेरे यहाँ से टैक्सी ली गई थी, और वो टैक्सी लेने वाली महिला जो थी उसका नाम नीति अग्रवाल था, और ये सिल्वर ओक अपार्टमेंट जो है गुड़गांव में गई थी। और भी डिटेल पूछी तो कितनी चली, कहाँ चली, कैसे चली, ये पता किया पुलिस ने। तो मालूम चला कि टैक्सी ने कुल मिला के 866 किलोमीटर यानी करीबन 900 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और सफ़र था गुड़गांव से बहरोड़। बहरोड़ जाने के बाद, बहरोड़ आप अगर जानते हो, जब गुड़गांव से जयपुर जाते हैं तो रास्ते में जो बॉर्डर है एक तरीके से हरियाणा और राजस्थान का, तो ये जो बहरोड़ है वो राजस्थान में आता है। तो उसमें ये डिटेल आई कि ये गुड़गांव से पहले बहरोड़ गए, फिर बहरोड़ से वापस गुड़गांव आए, और फिर गुड़गांव से ये फिर बरेली गए टैक्सी, और फिर बरेली से टैक्सी वापस आई। अब एक तरफ तो जो नीति थी उसका ये कहना था कि उसने अपने पति को बुलाया हुआ था शिफ्टिंग के लिए, और दूसरी बात ये थी कि वो इतना लंबा सफ़र क्यों कर रही है और उसको क्या सफ़र करने की ज़रूरत पड़ी।
तो पुलिस ने पूछा मोटिव कि बताइए आप क्यों गई थी, कहाँ गई थी। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन तुझसे तब तक ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से पुलिस ने सारा जो है उसकी एक तरीके से इटनरी जो जाने आने का रूट और ये सारा कुछ मालूम कर लिया है। तो जब पुलिस ने कन्फ्रंट किया उससे कि इस तरीके से तुमने टैक्सी ली थी, और दूसरी बात ये थी कि जो टैक्सी ड्राइवर था जो उस दिन उस टैक्सी को लेके गया था जिसका नाम जिले सिंह था, वो भी मिसिंग था। उसको वो जब मिसिंग हो गया तो पुलिस को शक भी हो रहा था कि ये क्यों मिसिंग है। टूर एंड ट्रेवल वाला बता रहा था कि वो आया था और बरेली से वापस आया और गाड़ी छोड़ के वो चला गया और उसी दिन से गायब है। यानी ये बात हो गई आपकी 29 तारीख से वो गायब है, यानी 30 तारीख से वो आ ही नहीं रहा ड्यूटी पे। तो ये बात भी अजीब लग रही थी पुलिस को। दूसरी तरफ ये जो नीति अग्रवाल का आना जाना, इतना लंबा सफ़र तय करना और फिर वापस आना, ये बात भी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो अब पुलिस ने थोड़ा कन्फ्रंट किया सबूतों के साथ और पूछा उससे कि अब जो टैक्सी ड्राइवर आया था उससे भी आपकी बात हुई थी, वो भी मिसिंग है। आप खुद एक तरीके से कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पा रही अपनी लोकेशन का, और कन्विंसिंग आंसर किसी भी चीज़ का नहीं दे पा रही कि आपको इतना लंबा सफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो थोड़ा कन्फ्रंट किया, थोड़ा सख्ती करी, तो फिर पूरी कहानी जो थी वो सामने आई। और ये कहानी शुरुआत होती है उसकी साल 1991। आदित्य अग्रवाल पीलीभीत के बड़े उद्योगपति, पीलीभीत का जो राजघराना था उसके चश्मो चिराग, और इनकी शादी नीति अग्रवाल जो है उससे साल 1991 में हुई थी। परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, दौलत शोहरत, मतलब कि अरबपति फैमिली थी, रसूख था इलाके में, पूरा सूबा जानता था इस फैमिली को, सारी चीज़ें थी। लेकिन जिस तरीके से टाइम पास होता गया और पति जो था वो अपने शुगर मिल और बाकी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनको देखते रहते थे, दोनों के बीच में काफ़ी फासला आ गया। और इस फासले के दौरान ही, मतलब ये जो शादी जो 1991 से हुई उसी दौरान 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चों को देहरादून के एक बड़े नामी स्कूल में इन लोगों ने बोर्डिंग में डाल दिया। और पति पत्नी के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम था, फासला ज़्यादा हो गया। और इस फासले में साल 1998 में एक नौकर की एंट्री हुई उस घर के अंदर। उस नौकर का नाम था नंदलाल, और ये जो नंदलाल था ये बेसिकली कुक था। तो ये पूरी जो फैमिली थी, जो रॉयल फैमिली थी, इसके लिए कुकिंग का काम करता था। और पीलीभीत में इनका जो महल है उसमें करीबन जो बताया जाता है कि 500 कमरे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इतना प्रेस्टिजियस फैमिली है। तो उस दौरान ये पीलीभीत में ही रहते थे, आदित्य अग्रवाल, उनकी पत्नी नीति अग्रवाल, बच्चे देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, बाकी के भी परिवार के सदस्य थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवार नहीं था। तो ये आदित्य अग्रवाल ज़्यादातर अपने काम से बाहर रहते थे और घर में नीति अग्रवाल और बाकी के नौकर चाकर और साथ में ये जो कुक था नंदलाल, ये भी रहता था। तो जब आदित्य अग्रवाल से दूरियां बढ़ी इनकी, नीति अग्रवाल की, तो उसी दौरान नंदलाल के साथ दूरियां जो थी एक नज़दीकियों में तब्दील हो गई और दोनों के बीच में एक तरीके से इलिसिट रिलेशंस जो थे वो बन गए। धीरे धीरे साल गुजरे, 1998 में नंदलाल आया था। उसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता गया और पहले तो मालूम नहीं चला 3-4 साल, लेकिन धीरे धीरे अगर इस तरीके के रिलेशंस बनते हैं किसी के बीच में जो जायज़ नहीं होते तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी मालूम चलता है। और ये बात भी जो आदित्य अग्रवाल जो थे उनको मालूम चली और उन्होंने ये जो नंदलाल था उसको नौकरी से निकाल दिया। नंदलाल को नौकरी से निकाल दिया और नंदलाल इधर दिल्ली में आकर जॉब करने लग गया। लेकिन कुछ ना कुछ बात को लेके नीति अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल में झगड़ा होता था और नीति अग्रवाल ने उसके जो नौकर था, जो रसोइया था नंदलाल, उसके जाने के बाद भी उससे रिलेशन नहीं तोड़े थे, बातचीत होती थी, मिलना जुलना होता था। और नौबत यहाँ तक आ गई कि पति पत्नी ने
सोचा कि अगर हम लोग साथ में नहीं रह सकते तो तलाक ले लिया जाए, और जो नीति अग्रवाल थी उसने तलाक के लिए पेपर्स डाल दिए। और ये जो कत्ल हुआ है, यानी जुलाई में 29 जुलाई की रात को एक कत्ल हुआ है, तो करीबन 6 महीने पहले यानी जनवरी में इन लोगों ने पीलीभीत की कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। और ये सब कुछ प्रोसेस चल ही रहा था कि इसी बीच जो आदित्य अग्रवाल थे उन्होंने एक विल बनाई जिसमें नीति अग्रवाल का नाम नहीं था। उसको डिफ़ॉल्टर यानी अपनी जो विल थी उसको नीति अग्रवाल को उसमें से हटा दिया गया था। तो ये बात नीति अग्रवाल को भी पता चली। हालांकि जब नीति अग्रवाल ने जब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे आदित्य अग्रवाल की प्रॉपर्टी से एक भी पैसा नहीं चाहिए और मुझे केवल डिवोर्स चाहिए। और वो इस वजह से एलबी या एक तरीके का बहाना उस डिवोर्स पेपर में दिया गया था क्योंकि इनके दिमाग में पहले से ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। और जो नीति अग्रवाल थी वो नहीं चाहती थी कि अगर बाद में कुछ मर्डर वगैरह होता है तो उसका शक उस पर जाए, क्योंकि उसके पास एक बहाना है कि मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मुझे तो प्रॉपर्टी में कुछ लेना देना है नहीं, मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, मैं तो बिना प्रॉपर्टी के ही डिवोर्स ले रही थी। और इस वजह से मेरी कोई लालच नहीं था जिसकी वजह से अगर आदित्य अग्रवाल का मर्डर होता है तो उसमें उसका नाम आए। तो ये लोगों ने एक सेफ गेम खेलने की कोशिश करी थी। करीबन साल भर पहले ही जो नीति अग्रवाल थी वो गुड़गांव में शिफ्ट हो गई थी। और गुड़गांव में ये जो नंदलाल था वो भी अक्सर नीति अग्रवाल के यहाँ पे आता जाता था। जो खर्चा पानी था वो आदित्य अग्रवाल देते थे। और दोनों ही पति पत्नी में भले ही डिवोर्स का केस चल रहा हो लेकिन बातचीत होती थी दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में आना जाना भी होता था, मुलाकातें भी होती थी। तो अब जब उसको ये मालूम चला कि जो विल बनाई गई है, वसीयतनामा बनाया गया है आदित्य अग्रवाल ने, उसमें नीति अग्रवाल को निकाल के फेंक दिया है, तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी। और उसे लगा कि अगर डिवोर्स होने से पहले अगर मैं मर्डर नहीं करती आदित्य अग्रवाल का तो जो दौलत हाथ में आने वाली थी वो भी नहीं आएगी। तो इसने नंदलाल के साथ मिलकर एक साजिश रची और इसी साजिश के तहत 28 जुलाई 2007 को इसने नीति अग्रवाल ने अपने पति आदित्य अग्रवाल को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि मैं रुद्रपुर शिफ्ट होना चाहती हूँ और तुम आओ, मेरी मदद करो और मुझे रुद्रपुर में शिफ्ट करा दो। आदित्य अग्रवाल अगले दिन ही 29 जुलाई को निकल गए और शाम के रात के आसपास ये लोग यहाँ पे कालकाजी में पहुँचे। और कालकाजी में आदित्य अग्रवाल ने कहा कि वो अपनी स्कॉर्पियो में थे। स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर था उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, तुम किसी होटल में रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं अगले दिन फिर तुम्हें ले लूँगा या तुम्हें बुला लूँगा। इस तरीके की बात उन्होंने अपने नौकर को बोली। नौकर ने भी ठीक है कि मैं कल फ़ोन कर लूँगा, आपको जैसा भी होगा आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा या आप बुला लीजिएगा या आप आए तो मैं आपके साथ चला चलूँगा। इसके बाद आदित्य अग्रवाल पहुँचे सिल्वर ओक अपार्टमेंट गुड़गांव और वहाँ पे नीति अग्रवाल जो थी वो मौजूद थी। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, लेकिन नीति अग्रवाल जो थी उसने पहले से ही जो नौकर जो रसोइया था नंदलाल, उसको फ्लैट में बुलाया हुआ था और साथ में नीति अग्रवाल के पास भी एक ड्राइवर रहता था जो उसकी कार चलाया करता था, जिसका नाम था राधेश्याम। तो राधेश्याम और नंदलाल मौजूद थे, पूरी प्लानिंग थी। तो जब आदित्य अग्रवाल पहुँचे और ये लोग बात कर रहे थे तो अचानक एक वो जो डंबल की जो रॉड होती है उसका वार नंदलाल ने आदित्य अग्रवाल के सर पे किया और वो वार इतना तेज़ था कि आदित्य अग्रवाल बेहोश हो गए तुरंत। इसके बाद दोनों ने मिलकर उनका गला घोंटा। गला घोंटने के बाद क्योंकि सर पे डंबल की रॉड का वार हुआ था तो बहुत सारा जो खून था वो भी निकला था। कपड़े जो थे आदित्य अग्रवाल के वो भी खून में सन गए थे। तो इन्होंने उनके सारे कपड़े और बाकी की भी जितनी भी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें थी उनके पर्स में सारे कुछ निकाल के, ये जो बॉडी थी इसको सारे कपड़े निकाल के एक कार्टन था टीवी का बड़ा
कार्टन था टीवी का, उसमें ये बॉडी जो थी वो डंप करी। इसके बाद नीति अग्रवाल ने जो टूर एंड ट्रैवल वाला बंदा था उसको फ़ोन किया और उसको बोला कि उसको बुलाया। तो ये जिले सिंह नाम का जो ड्राइवर था ये वहाँ पे पहुँचा और इसने नीति अग्रवाल ने बोला कि तुम एक काम करो, हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, तुम राजस्थान में एक बहरोड़ जो है वहाँ पे मिड टाउन करके एक होटल है, तुम वहाँ पे मिलना और हम लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो जिले सिंह अपनी इंडिका कार लेके चला गया और पीछे पीछे ये नीति अग्रवाल और जो कुक था नंदलाल और एक नौकर राधेश्याम, इन लोगों ने जो लाश थी आदित्य अग्रवाल की वो स्कॉर्पियो के पिछले वाले हिस्से में इन लोगों ने डाली और रास्ते से इन्होंने एक कुदाल और एक बोरी जो नमक थी वो ली। उसको ले जाने के बाद ये पहुँचे मिड टाउन होटल जो मैं आपको बताया था। वहाँ पे क्योंकि ये जिले सिंह था, इसको कुछ कुछ शक हो रहा था और जो बॉडी जो थी वो डंप करने में करीबन 2-3 लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये नीति अग्रवाल तो होटल से जाती नहीं, बाकी का कम से कम 3 लोग तो लगते ही, लाश को उठाना, गड्ढा खोदना, फिर इसमें नमक डालना। तो इन्होंने जो जिले सिंह था उसको भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया और उसको भी पैसे का लालच दिया कि ये सब कुछ अगर प्लान जो मर्डर का है वो सफल हो जाता है तो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए तुम्हें भी दिए जाएंगे इस पूरे प्लान में शामिल होने के लिए। वो ड्राइवर था, उसको भी पैसे का लालच आ गया, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बॉडी डंप करने में मदद कर दूंगा आप लोगों की। तो इन लोगों ने बहरोड़ में, ये जो इलाका है वो अरावली की रेंज है, अगर आप वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। तो ये अरावली की रेंज है और इसमें पहाड़ है, सूखे ही पहाड़ हैं लेकिन वेजिटेशन रहता है। और ये क्योंकि बात जुलाई की है तो जुलाई में बारिश हो रही थी ठीक ठाक, तो वहाँ पे कई सारी जगह पे बहुत जंगलात जैसा वो हो गया था माहौल। तो इन लोगों ने एक ऐसे ही जगह देखी, यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन था घना, और इधर ही उन्होंने रात में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद जो बॉडी थी उसको डंप किया, उसके ऊपर नमक डाला और उसको बंद कर दिया। अब जो स्कॉर्पियो थी, जो आदित्य अग्रवाल की स्कॉर्पियो थी, उसको क्या करना था। अब इन लोगों ने पूरी जांच को उलझाने के लिए और पूरी जो मर्डर है उसको उलझाने के लिए, किडनैपिंग या वो जो मिसिंग कंप्लेंट है उसको उलझाने के लिए इन लोगों ने तय किया कि ये जो स्कॉर्पियो है इसको किसी और स्टेट में ले जाके हम लोग जलाएंगे, तो यह है कि कम से कम एक तरीके से पुलिस जो है वो उलझ जाएगी। तो जो ड्राइवर था राधेश्याम, वो स्कॉर्पियो लेके गया ग्वालियर की तरफ और उसने ग्वालियर में जाके स्कॉर्पियो को जला दिया। और ये जो दोनों थे ये वापस रात में ही वापस आ गए थे, नंदलाल और नीति गुड़गांव में रुक गई थी और नंदलाल उसी टैक्सी से, जिले सिंह की जो टैक्सी थी जिससे 866 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया था, उसी टैक्सी में बैठ के ये बरेली गया। अब बरेली में जाके इसने आदित्य अग्रवाल के पिता, जिनका नाम राजा रामनाथ था, उनको फ़ोन किया और उनसे बोला कि हमने आपके बेटे की किडनैपिंग कर लिया और 1 करोड़ की जो सुपारी है वो आपको देनी पड़ेगी। इसी बीच ये भी इत्तला आई एमपी पुलिस की तरफ से, इस तरीके का मैसेज फ्लैश हुआ कि एक स्कॉर्पियो कार मिली है जली हुई हालत में। तो कुल मिला के 5 स्टेट की पुलिस जो थी वो इसमें उलझी हुई थी। एक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जहाँ से पीलीभीत से ये आदित्य अग्रवाल चले थे, दूसरा दिल्ली पुलिस थी जो क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और रिपोर्ट वहीं पे लिखाई गई थी। तीसरी जो पुलिस थी वो हरियाणा पुलिस थी, क्योंकि जो नीति अग्रवाल थी वो हरियाणा में रहती थी और जो मर्डर का प्लेस था वो भी हरियाणा था। चौथी जो पुलिस थी वो राजस्थान पुलिस थी, जहाँ पे बॉडी डंप करी गई और जहाँ पे लाश को गाड़ा गया। और जो 5वीं पुलिस थी वो मध्य प्रदेश की पुलिस थी। तो इस तरीके से इन लोगों ने 5 स्टेट की पुलिस को उलझाने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छी इसमें तफ्तीश करी और जिस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी थी वो इनकी प्लानिंग फेल हो गई और इस मामले में 3 लोगों को साल 2011 में, जिसमें नीति अग्रवाल, नंदलाल और एक
शायद ये जो राधे श्याम है, इनको गुड़गांव की एक कोर्ट ने उम्र कैद की जो सज़ा है वो सुनाई है। और फ़िलहाल अभी तक जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ये अभी तक जेल के अंदर ही हैं, और जिस तरीके से इन लोगों ने मर्डर किया था उसमें पैरोल मिलना शायद मुश्किल ही लगता है। लेकिन शुरुआत से ही मैं यही कह रहा था कि आदमी के पास कुछ भी आ जाए लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता। अब इस केस में देख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा कारोबार, इतना बढ़िया रसूख, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। आप ये सोचिए कि 1991 में जो कोई आदमी करोड़पति या अरबपति हो उसकी आज की स्थिति क्या होगी। लेकिन वही है कि आदमी पर भटक जाता है, आदमी का दिमाग भटक जाता है। और यहाँ पे ये जो नीति अग्रवाल थी, इनका दिमाग शायद भटक गया या फिर क्या हुआ, उसकी वजह से ना इन्होंने अपने पति को खोया, अपने जो बच्चे थे उनको भी एक तरीके से खो ही दिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की वारदात के बाद बच्चे भी इनके टच में हो गए या इनसे बात करोगे। और तीसरा जो इन्होंने खोया वो इतनी जो धन दौलत थी, अरबों की जो संपत्ति थी, उससे भी हाथ धो बैठे। और फिलहाल जो उम्र कटेगी वो भी जेल में कटने वाली है। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।